13 अक्टूबर 1972 उरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 उरुग्वाय से चिले के संटियागो शहर के लिए तैयार खड़ी थी। उस सुबह एयरपोर्ट पर हर रोज जैसा ही माहौल था। कोई अपने परिवार को अलविदा कह रहा था तो कोई छुट्टियों के सपने देख रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही फ्लाइट इतिहास की सबसे डरावनी और सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरी बनने वाली है। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यूरुग्वाय की एक रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके दोस्त, फैमिली मेंबर्स और 5 क्रू मेंबर थे। सभी लोग चिले में होने वाले एक मैच के लिए जा रहे थे। प्लेन में हंसी मजाक चल रहा था। खिलाड़ी फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग ताश खेल रहे थे और बाकी लोग खिड़की से बाहर एंडीज पर्वतों की खूबसूरती देख रहे थे। मतलब कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही बर्फ से ढके पहाड़ उनकी जिंदगी के सबसे डरावने पहाड़ बनने वाले हैं। शुरुआत का सफर बिल्कुल नॉर्मल था। मौसम ठीक था और पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे। लेकिन एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। साफ आसमान अचानक घने बादलों से भर जाता है और तेज हवाएं बड़े से बड़े प्लेन को भी हिला सकती हैं। कुछ टाइम के बाद फ्लाइट एंडीज पर्वतों के पास आ जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, ऊंची ऊंची चोटियां और घने बादल दिखाई दे रहे थे। विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही थी। कॉकपिट में बैठे पायलट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ रही थी, मौसम पहले से भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। तेज एयर टर्बुलेंस की वजह से पूरा प्लेन हिल रहा था। पीछे बैठे कुछ यात्रियों ने इसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट जानते थे कि हालात अब नॉर्मल नहीं रहे। घने बादलों की वजह से उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना था और प्लेन को लगातार आगे बढ़ाना था। कुछ मिनट बाद पायलटों को लगा कि वो पहाड़ों को पार कर चुके हैं। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी पोजीशन बताई और नीचे उतरने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह अनुमान बहुत गलत है। असल में प्लेन अभी भी एंडीज पर्वतों के बीच ही था। जैसे ही प्लेन नीचे उतरने लगा, अचानक कॉकपिट में बैठे एक पायलट की नजर सामने गई। उसने देखा कि एक विशाल बर्फीला पहाड़ ठीक उनके सामने है। अब प्लेन और उस पहाड़ के बीच सिर्फ कुछ ही सेकंड का फासला बचा था। दोनों पायलट जल्दी से पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं और इंजन की पूरी पावर बढ़ा देते हैं ताकि प्लेन ऊपर उठ सके। दोनों कैप्टन अपनी पूरी ताकत से प्लेन का नौज ऊपर उठा देते हैं। इस टाइम पर प्लेन के दोनों इंजन अपनी पूरी पावर पर चल रहे थे। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शायद प्लेन उस पहाड़ को पार कर जाएगा, पर अचानक प्लेन का पिछला हिस्सा बर्फ से ढकी पहाड़ी से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाका पूरे प्लेन में गूंज उठता है। पीछे बैठे यात्रियों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग अपनी सीटों से उछल जाते हैं तो कुछ लोग चीखने लगते हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन का पिछला हिस्सा वहीं टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का टेल सेक्शन, दोनों पीछे की सीटों की कई लाइनें और कुछ यात्री, ये सब पीछे प्लेन के टेल सेक्शन के साथ हजारों फीट ऊपर से नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। लेकिन हादसा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का एक पंख पहाड़ से टकराकर टूट जाता है। टूटते ही इंजन भी अलग होकर नीचे बर्फ में गिर जाता है। दूसरा इंजन प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करता है, पर वो भी अपना संतुलन खो देता है और वो भी पहाड़ से टकराकर टूट जाता है। अब पूरे प्लेन में सिर्फ फ्यूजलाज यानी बीच का हिस्सा बचा था, जिसमें कि आगे का कॉकपिट और कुछ यात्री मौजूद थे। ये हिस्सा जोरदार झटके के साथ नीचे बर्फ में गिरता है और तेज स्पीड से स्लाइड होता हुआ नीचे गिरने लगता है। अंदर बैठे सभी लोग अपनी सीटों को कसकर पकड़ लेते हैं। अब इस पल सभी यात्रियों को पता चल गया था कि वो सब मरने वाले हैं। कुछ यात्री प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रहे थे। प्लेन कई 100 मीटर तक बर्फ पर फिसलता चला जाता है और फिर कुछ सेकंड बाद आखिरकार एक बड़े बर्फ के ढेर से टकराकर रुक जाता है। कुछ पल के लिए चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। जहां कुछ सेकंड पहले लोगों की हंसी सुनाई दे रही थी, अब वहां सिर्फ दर्द से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं।
प्लेन का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। सीटें उखड़ चुकी थीं, कई लोग मारे जा चुके थे और जो लोग होश में थे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बच गए। जैसे तैसे उन्होंने अपना होश संभाला और धीरे धीरे बचे हुए लोग एक दूसरे को आवाज देने लगे, क्या कोई जिंदा है? क्या कोई जिंदा है? जहां से मदद की आवाज आ रही थी वहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जब सब यात्रियों को देखा गया तो पता चला कि 45 यात्रियों में से 12 यात्री मारे जा चुके हैं, जिनमें को पायलट भी शामिल है। बाकी 33 यात्री अभी भी जिंदा हैं, जिनमें से 9 गंभीर रूप से घायल है। 15 यात्रियों को हल्की चोटें आई है और 9 यात्री अभी भी ठीक है। जब सभी लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक एंडीज पर्वत के बीचों बीच फंस चुके हैं। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट ऊपर जहां तक इनकी नजर जा रही थी वहां तक इनको कई कई मीटर मोटी बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसी ठंड जिसमें बिना सुरक्षा के इंसान कुछ ही घंटों में मर जाए। लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आएगी और उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाएगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी असली सर्वाइवल परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। प्लेन को क्रैश हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे और बाहर तापमान लगातार गिरता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और एंडीज की बर्फीली घाटी अंधेरे में डूबने लगी थी। बचे हुए सभी लोग समझ चुके थे कि अगर उन्होंने रात गुजारने का कोई इंतजाम नहीं किया तो शायद सुबह देखने के लिए उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने टूटे हुए प्लेन के बीच वाले हिस्से को ही अपना ठिकाना बना लिया। उन्होंने टूटे हुए सूटकेस, सीटें और मेटल के टुकड़ों को लगाकर खुले हिस्सों को बंद कर दिया ताकि अंदर जितनी हो सके उतनी गर्मी बन सके। लेकिन ये काफी नहीं था। बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, यानी इतनी ठंड जिसमें बिना गर्म कपड़ों के इंसान कुछ ही घंटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता था। कई यात्रियों के पास सिर्फ हल्के जैकेट थे, क्योंकि कोई भी इतनी ऊंचाई पर फंसने की कल्पना करके नहीं आया था। रात होते होते सभी लोग एक दूसरे से सटकर बैठ गए ताकि शरीर की गर्मी एक दूसरे को मिल सके। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और सुबह हो गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, सभी की उम्मीद फिर से जाग गई। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ कभी भी पहुंच जाएगी। कुछ लोग प्लेन के बाहर निकलकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें हर आवाज, हर छोटी सी गूंज किसी हेलीकॉप्टर या प्लेन की लग रही थी। कुछ टाइम के बाद उन्हें दूर आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। वे सीटों के कुशन हवा में लहराने लगते हैं, कपड़े घुमाने लगते हैं। जितना जोर से हो सके उतनी जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन प्लेन उनके सिर के ऊपर से गुजर जाता है। उस प्लेन में बैठे पायलट्स उन्हें नहीं देख पाते और कुछ ही सेकंड में वो प्लेन बादलों के पीछे गायब हो जाता है। सभी लोगों की उम्मीद एक पल में टूट जाती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले कई दिनों तक जब भी कोई प्लेन ऊपर से गुजरता, वे उसी तरह मदद के लिए इशारे करते, लेकिन हर बार नतीजा वही होता। कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। धीरे धीरे अब एक नई समस्या सामने आने लगी। क्रैश के बाद प्लेन में जितना भी खाने का सामान बचा था वो बहुत कम था। इनके पास कुछ चॉकलेट, कुछ कैंडी, कुछ जैम के छोटे पैकेट और थोड़ी सी वाइन, कुल मिलाकर इतना खाना जो इन लोगों के लिए शायद कुछ घंटों का भी ना हो। अब बचे हुए लोगों ने फैसला किया कि खाने की हर चीज को बराबर बराबर बांटा जाएगा। हर एक इंसान को पूरे दिन में सिर्फ चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा या आधा चम्मच जैम मिलेगा। इतना खाना जिससे भूख तो क्या, शरीर को जिंदा रखने लायक ऊर्जा भी नहीं मिल सकती थी। और बात करें पानी की, तो यहाँ बर्फ तो थी, पर अगर कोई भी इसे सीधा खा लेता तो उसके शरीर का तापमान और भी तेजी से गिर जाता। इसलिए उन्होंने पानी पीने के लिए एक छोटा सा तरीका निकाला। उन्होंने प्लेन की धातु की शीट पर बर्फ रखकर उसे धूप में पिघलने के लिए रख दिया ताकि पानी का तापमान थोड़ा गर्म हो। क्रैश के लगभग 8वें दिन तक उनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका था
और जो लोग घायल थे उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। कई लोग तो अब चल भी नहीं पा रहे थे, पर इन्हीं बचे हुए लोगों में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसने सबके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उसका नाम था रॉय हार्ली। दरअसल प्लेन में पहले से एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो मौजूद था, लेकिन क्रैश के दौरान वह पूरी तरह खराब हो चुका था। रॉय हार्ली को इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी समझ थी। उसने टूटे-फूटे सामान और उपलब्ध चीजों की मदद से रेडियो को दोबारा चलाने की कोशिश शुरू की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार बो उसे चालू करने में सफल हो गया। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटा सा रेडियो कुछ देर बाद उन्हें ऐसी खबर सुनाने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। जैसे ही रेडियो दोबारा चलने लगा तो सभी लोग बड़ी उम्मीद के साथ उस पर आने वाली खबरें सुनने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि किसी भी पल उनकी तलाश में निकली रेस्क्यू टीम की खबर सुनाई देगी। लेकिन उन्हीं खबरों में से एक खबर ऐसी थी जिसने सभी यात्रियों को अंदर से मार दिया। उन्हें पता चला कि सरकार ने रेस्क्यू मिशन बंद कर दिया है। सरकार का मानना था कि इस हादसे में मौजूद सभी लोग अब तक मर चुके होंगे। ये खबर सुनते ही पूरे प्लेन में सन्नाटा छा गया। अब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अब उन्हें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। क्रैश को अब कई दिन बीत चुके थे। इनके पास मौजूद खाने का आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो चुका था। अब ना इनके पास चॉकलेट बची थी, ना जैम और ना ही कोई कैंडी। चारों तरफ जहां तक इनकी नजर जा रही थी वहां इनको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। ना कोई पेड़, ना कोई जानवर और ना ही खाने के लिए कोई ऐसी चीज जो इनकी जान बचा सके। दिन बीतते गए और इनकी भूख और तेज होती गई। अब इनके पास अपने ही मरे हुए साथियों को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रोबर्टो कनेसा सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। उनका कहना था कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ दिनों बाद हम भी इन्हीं की तरह मर जाएंगे। पर कुछ लोग रोबर्टो कनेसा की बात नहीं मानते। उनका कहना था कि हम भूख से मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर जब कुछ दिन और गुजरे तो सबको एहसास हो गया कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो भी मारे जाएंगे। उन्होंने अपने मृत साथियों के लिए प्रार्थना की, उनसे मन ही मन माफी मांगी और भारी दिल के साथ अपनी जिंदगी बचाने के लिए इतिहास का सबसे कठिन फैसला ले लिया। इस फैसले के बाद अब बचे हुए लोगों के शरीर में धीरे धीरे थोड़ी ताकत वापस आने लगी, लेकिन उनकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। दिन बीतते जा रहे थे और वो अभी भी यही फंसे हुए थे। न कोई रेस्क्यू टीम दिखाई दे रही थी और ना ही इन पहाड़ों से बाहर निकलने का कोई रास्ता। एक रात सभी हर रोज जैसे सो रहे थे, तभी उन्हें एक जोरदार आवाज आई। पहले सभी को लगा कि शायद तेज हवा चल रही है, लेकिन अगले ही पल बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर सीधे प्लेन के ऊपर आ गिरता है। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन कई टन बर्फ के नीचे दब गया। अंदर बैठे सभी लोग इधर उधर उछल गए। कुछ लोगों का दम घुटने लगा तो कुछ बर्फ के नीचे दब गए। चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। कई घंटों की मेहनत के बाद जो लोग जिंदा थे, उन्होंने किसी तरह खुद को और अपने साथियों को बर्फ से बाहर निकाला। लेकिन जब सभी लोगों की गिनती की गई तो पता चला कि इस हिमस्खलन में 8 और लोगों की मौत हो चुकी है। अब बचे हुए लोगों को साफ समझ आ गया था कि अगर उन्होंने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगली सुबह नांदो परादो, रोबर्टो कनेसा और एंटोनियो विजेंटीन एक बड़ा फैसला लेते हैं। तीनों तय करते हैं कि अब रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं किया जाएगा। वो खुद इन बर्फीले पहाड़ों को पार करके मदद ढूंढने निकलेंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने दुनिया की सबसे कठिन पैदल यात्राओं में से एक यात्रा होने वाली है। जाने से पहले तीनों ने प्लेन में बची सीटों के कपड़ों और इंसुलेशन की मदद से अपने लिए गर्म कपड़े और एक अस्थायी स्लीपिंग बैग तैयार किया। खाने के लिए जितना हो सकता था उतना खाना अपने साथ लिया और एंडीज पर्वतों की ओर चल पड़े। शुरुआत के कुछ घंटे तो किसी तरह निकल गए, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए सांस लेना मुश्किल होता गया। कई दिनों की भूख, माइनस तापमान और कमजोर शरीर हर कदम उनके लिए मुश्किल बना रहा था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद जब वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा कि दूसरी तरफ कोई सड़क, कोई गांव या हरियाली नहीं है। जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ बर्फ से ढके अनगिनत पहाड़ थे। कुछ देर के लिए तीनों पूरी तरह टूट चुके थे,
लेकिन अब वापस लौटने का मतलब सिर्फ मौत थी। इसी समय एंटोनियो विजेंटीन एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपने पास बचा हुआ सारा खाना नांदो और रोबर्टो को दे देते हैं और खुद वापस प्लेन की ओर लौट जाते हैं ताकि वो दोनों ज्यादा से ज्यादा सफर कर सके। अब आगे की पूरी यात्रा सिर्फ 2 लोगों को करनी थी। दोनों लगातार कई दिनों तक बर्फ, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक ढलानों को पार करते रहे। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे और शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर करीब 10 दिनों की इस जानलेवा यात्रा के बाद उन्हें पहली बार दूर हरी घास दिखाई दी। दोनों की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। कुछ घंटे लगातार चलने के बाद दोनों वहां पहुंच गए। जब वो दोनों पानी पीने के लिए पास बह रही नदी के पास गए तो उन्हें नदी के दूसरी तरफ एक चरवाहा दिखाई दिया। जैसे ही नांदो और रोबर्टो उसे देखते हैं वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि दोनों चाहे जितना भी चिल्लाते उनकी आवाज सर्जियो तक नहीं पहुंचती। पर दोनों हार नहीं मानते और दूसरी तरफ खड़े सर्जियो कैटालान को हिसारे देते रहते हैं। खुशकिस्मती से सर्जियो कैटालान नांदो और रोबर्टो को देख लेता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि शायद ये दोनों भी चरवाहे ही हैं जो मुझे हाय बोल रहे हैं। पर जब वो उन्हें और ध्यान से देखता है तो उसे वो दोनों अजीब लगते हैं। वो अपनी पॉकेट से एक कागज और पेंसिल एक पत्थर से बांधकर उनकी तरफ फेंक देता है। जब वो कागज और पेंसिल नांदो पराडो उठाते हैं तो उन्हें पहली बार मौका मिलता है अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखने का। नांदो पराडो उस कागज पर लिखते हैं कि मैं एक प्लेन हादसे से बचा हुआ यात्री हूँ। मेरे साथ पहाड़ों में अभी भी 14 और लोग जिंदा हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया जल्दी मदद भेजिए। जैसे ही सर्जियो ने वो संदेश पढ़ा, उसने बिना एक पल गंवाए अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अगले ही दिन यानी 22 दिसंबर 1972 को चिली एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर एंडीज पर्वतों की ओर रवाना हुए। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें बर्फ के बीच फंसा हुआ वहीं टूटा हुआ प्लेन दिखाई दे गया। हेलीकॉप्टर को देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लगभग 72 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई। पर खराब मौसम की वजह से पहले दिन कुछ लोगों को ही बाहर निकाला जा सका, जबकि बाकी लोगों को अगले दिन सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आखिरकार 45 लोगों में से 16 लोग जिंदा बचा लिए गए। लेकिन जब पूरी दुनिया को पता चला कि इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए अपने मृत साथियों के शवों का मांस खाया था, तो हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी। बाद में सभी बचे हुए लोगों ने दुनिया के सामने पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों के शवों का सहारा लिया था जो इस हादसे में पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। आज उरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की ये घटना दुनिया की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है। इस हादसे पर कई किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और कई फिल्में भी रिलीज हुईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सामने जिंदगी और मौत का सवाल हो तो कई बार परिस्थितियां उससे ऐसे फैसले करवा देती हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।